तो गाइस पिछले वीडियो में हमने बात करी थी बेसिक्स ऑफ इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो हमने उसके बेसिक रिगार्डिंग फॉर्मेट की बात करी थी, कैसे फॉर्मेट होता है अगर बिजनेस इनकम है, अगर प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे हैं विद इलस्ट्रेशन ऑफ स्नैपशॉट ऑफ डॉक्टर एज वेल एज द केस ऑफ अ लॉयर। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट इज गोइंग टू बी द फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर दिस हेड, अंडर द हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आइए आज हम बात करते हैं कुछ डिडक्शंस के बारे में जो कि इस चैप्टर के अंदर और इस बेसिकली हेड के अंदर जो प्रॉफिट एंड गेन्स हैं इसके अंदर एक्सप्रेसली अलाउड है। कल हमने फॉर्मेट की बात करी थी पिछली वीडियो में, तो उसमें हमने बात करी थी कि क्या क्या चीज़ें अलाउड है, एडमिजिबल एक्सपेंडिचर कौन सा है और इनएडमिजिबल एक्सपेंडिचर कौन सा है। सो आज हम बात कर रहे हैं वो वाली डिडक्शंस की जो कि क्लियर कट जो है वो एक्सप्रेसली अलाउड है। एडमिजिबल मीन्स दे आर बीइंग अलाउड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। और इसमें हम कौन कौन से सेक्शन की बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे सेक्शन 30 से लेके 36 तक जो कि एक्सप्रेसली एडमिजिबल डिडक्शंस हैं, और साथ में हम बात करेंगे सेक्शन 37 की जो कि बात करता है जनरल डिडक्शंस के बारे में। सो ये सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जहां पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिडक्शन जो कि एक्सप्रेसली अलाउड हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी डिडक्शंस हैं जो सेक्शन 30 और सेक्शन 36 के बीच में फॉल करती हैं, जो कि कैटेगोरिकली अंडर दिस चैप्टर दी आर बीइंग अलाउड। सबसे पहली है रेंट हो गया, कोई रेट्स हो गए, कोई टैक्सेस हो गए, रिपेयर चार्जेस हो गए, कोई इंश्योरेंस का चार्जेस हो गए जो कि पे किए गए हैं इन द केस ऑफ अ बिल्डिंग प्रेमाइसिस। मीन्स ऑफिस प्रेमाइसिस, वो बिल्डिंग, वो ऑफिस, वो अपार्टमेंट, वो जगह, वो स्ट्रक्चर जहां पर बिजनेस या प्रोफेशन चल रहा है। और ये सेक्शन कौन सा डील करता है इसको? सेक्शन 30। अगर हम इसमें पहले पॉइंट की बात करें रेंट, सो रेंट के केस में क्या केसेस हो सकते हैं? अगर तो वो खुद की उसकी बिल्डिंग है, खुद वो ओन कर रहा है, वो असेसी उस बिल्डिंग को ओनर है उस बिल्डिंग, तो उस केस में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। हाँ, अगर वो उस पर रेंटेड रह रहा है, उसको रेंट पे यूज कर रहा है, तो उस केस में फुल अमाउंट ऑफ रेंट जितना भी वो पे कर रहा है वो सारे का सारा डिडक्शन अलाउड है अंडर दिस सेक्शन। सिमिलरली अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसमें से मल्टीपल पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर है जिसको वो पर्टिकुलर बिल्डिंग बिलोंग करती है, जो उस बिल्डिंग का ओनर है, सो अगर उस पार्टनर की बिल्डिंग को वो पार्टनरशिप फर्म यूज कर रही है तो उसके केस में भी जो रेंट पे किया जा रहा है उस पार्टनर को, जो उसका लैंडलॉर्ड भी है बिल्डिंग का, वो भी हम डिडक्शन इस सेक्शन के अंदर क्लेम कर सकते हैं। ये तो हो गई रेंट की बात। अगर हम रिपेयर्स की बात करें इसी सेक्शन में, तो रिपेयर के केस में अगर तो जो असेसी है वो एक टेनेंट है, वो एक किराएदार है, और एग्रीमेंट जो किया है उसने रेंट का, उसमें वो प्रोवाइड किया गया है कि जो टेनेंट है वही है रिपेयर्स जो भी होंगी वो करवाएगा और उसकी कॉस्ट बियर करेगा, फिर उस केस में पूरे का पूरा अमाउंट जो भी उसने रिपेयर्स पे स्पेंड किया है वो सारे का सारा डिडक्शन अलाउड होगा अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम हिज बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। अगर वो असेसी, वो पर्टिकुलर पर्सन, वो टेनेंट नहीं है, मतलब किराएदार नहीं है, वो खुद ओनर है, मालिक है उस बिल्डिंग का, पर्टिकुलर बिल्डिंग का, तो उस केस में फिर से जो भी अमाउंट वो रिपेयर पे खर्च करेगा वो सारे का सारा डिडक्शन अलाउड होगा। सो रेंट और रिपेयर में डिफरेंशिएशन क्या हुई? रेंट के केस में अगर खुद मालिक है तो उसका रेंट अलाउड नहीं है डिडक्शन का। अगर रेंट एक्चुअल में पे कर रहे हैं तो अलाउड है, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर को पे कर रहे हो अलाउड है। रिपेयर्स के केस में चाहे वो टेनेंट है, किराएदार है, चाहे वो खुद मालिक है उस बिल्डिंग का, उस पर्टिकुलर प्रेमिसेस का, दोनों ही केस में जो भी अमाउंट वो पे कर रहा है, रिपेयर पे खर्च कर रहा है, वो सारे का सारा डिडक्शन अलाउड है अंडर दिस सेक्शन। हाँ, जब हम रिपेयर शब्द बोलते हैं तो रिपेयर शैल नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर विच रादर इम्प्रूव्स द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए कि कोई पूरा फ्लोर ही खड़ा कर दिया, रेनोवेशन के नाम पे नया फ्लोर बना दिया, कोई और एड ऑन रूम्स बना लिए, सो वो सारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो अलाउड नहीं माना जाएगा डिडक्शन इस सेक्शन में। देन और इसमें है टैक्सेस की बात हो रही है, तो टैक्सेस क्या है? कोई भी टैक्स, लैंड रेवेन्यू पे किया गया है, कोई म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं उस बिल्डिंग के रिगार्डिंग, अगर असेसी का जिसमें बिजनेस चल रहा है, सो उस केस में अगर तो वो असेसी उस बिल्डिंग का ओनर है तो उस केस में वो जो भी एक्सपेंसेस कर रहा है, वो टैक्सेस पे कर रहा है, वो अलाउड माने जाएंगे।
अगर बिल्डिंग रेंट पे है उसकी और जिसमें वो सारा बिजनेस अपना काम कर रहा है, और रेंट एग्रीमेंट में अगर ये प्रोवाइड किया गया है कि वही जो टेनेंट है, जो ये असेसी है, जो बिजनेस कैरी आउट कर रहा है उस बिल्डिंग में, वो जो है वो टैक्सेस पे करेगा, ना कि मालिक उस बिल्डिंग का, तो उस केस में भी अलाउड किए जाएंगे अगर वो पर्सन, वो असेसी उस केस में भी टैक्सेस पे कर रहा है, चाहे वो टेनेंट है, किराएदार है, चाहे वो मालिक है, दोनों केस में। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें, जो लास्ट पॉइंट है इस सेगमेंट में है, तो उस केस में जो भी अमाउंट प्रीमियम का पे किया जा रहा है अगेंस्ट पॉसिबल रिस्क ऑफ डैमेज टू प्रेमिसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हम सारे पॉइंट्स बात कर रहे हैं बिल्डिंग के रिगार्डिंग। जो प्रेमिसेस है, जो बिल्डिंग है, जो अपार्टमेंट है, जहाँ पर फैक्ट्री है, जहाँ पर वो काम प्रॉपर बिजनेस उसका या प्रोफेशन कैरी आउट किया जा रहा है, सो दैट शैल बी अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर। अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम उसने पॉलिसी ली है अगेंस्ट पॉसिबल रिस्क ऑफ डैमेज टू दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, ठीक है। हाँ, अगर उसने कोई पार्ट अपनी बिल्डिंग का असेसी ने सबलेट कर दिया है, किसी और को आगे किराए पे दे दिया है, सो जितना वो रेंट उस सबलेटिंग से कमा रहा है, उस आगे वाले किराएदार से कमा रहा है, उतना वो अपनी इनकम में ऐड शो करेगा, और जो डिफरेंस होगा दोनों का, जो पे कर रहा है वो, दैट शैल बी ओनली अलाउड एज डिडक्शन अंडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है जी। सो ये है सेक्शन 30 जो कि डील करता है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, इस सब पॉइंट्स के बारे में जिनके बारे में अभी हमने बात करी है। देन सेकंड सेक्शन आता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। ध्यान से देखो डिफरेंस क्या है, पहले में भी रिपेयर एंड इंश्योरेंस है, बट वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, सेक्शन 30 बोलता है रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर इन केस ऑफ बिल्डिंग प्रीमाइसेस, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो रिपेयर एंड इंश्योरेंस है वो किसके रिगार्डिंग कॉन्टेक्स्ट में है, मशीनरी के, प्लांट के, फर्नीचर के, जो मूवेबल एसेट सॉर्ट ऑफ हैं, जो बिजनेस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। और ये दोनों ही कब अलाउड होंगे, जब वो पर्टिकुलर बिल्डिंग या मशीनरी या प्लांट या फर्नीचर, इस केस में वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा हो या प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ यूज़ हो रही हो। अगर वो किसी और पर्पज़ के लिए, सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए, किसी और पर्सनल यूज़ कंजम्पशन में यूज़ हो रही है, तो उस केस में डिडक्शंस इन सेक्शंस के अंदर और इस चैप्टर के अंदर अलाउड नहीं होंगी, ठीक है। अब अगर सेक्शन 31 की बात करें तो ये क्या बोलता है, सेक्शन 31 कहता है कि कोई भी अमाउंट जो उसने पे किया है रिपेयर्स पे या कोई प्रीमियम पे किया है इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में फॉर सिक्योरिंग रिस्क ऑफ डैमेज टू मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, तो दैट amount, particular amount can be claimed as a deduction out of his total income. बट ध्यान रहे वो प्लांट, वो मशीनरी, वो फर्नीचर जो है जिस पे डिडक्शन क्लेम करनी है वो बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज की गई हो। देन डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन जो फिक्स्ड एसेट्स पे है वो सेक्शन 32 उसके बारे में बात करता है और वो अलाउड है। डेप्रिसिएशन अपने आप में एक कंप्लीट फुल फ्लेज चैप्टर है एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग वीडियो स्पेसिफिकली in depth and details regarding to all the various dimensions of depreciation. So अभी के लिए इतना समझ लो कि depreciation भी जो फिक्स्ड एसेट पे वो अलाउड है अंडर सेक्शन 32। इसके बारे में डिटेल में कमिंग वीडियोस में बात करेंगे। देन कोई एक्सपेंडिचर अगर किया जा रहा है साइंटिफिक रिसर्च पे, सेक्शन 35 से सो कि साइंटिफिक रिसर्च पे अगर कोई एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो उस केस में भी वो अलाउड होगा। अब साइंटिफिक रिसर्च होता क्या है? साइंटिफिक रिसर्च जो टर्म है इसको सेक्शन 43 सबसेक्शन 4 डिफाइन करता है कि साइंटिफिक रिसर्च होता क्या है। वो सेक्शन 43 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? वो कहता है कि साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज in the field of natural science or applied sciences, and it includes the field of agriculture, animal husbandry और fisheries. So natural या applied sciences में knowledge को advance करने में अगर कोई काम किए जा रहा है, कोई एक्टिविटीज़ की जा रही हैं तो वो साइंटिफिक रिसर्च का हिस्सा मानी जाएंगी। और क्या इसमें इंक्लूड होगा? अगर एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कोई काम हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स के रिगार्डिंग कोई कैटल के रिगार्डिंग, उनके रिगार्डिंग कोई काम हो रहा है, या फिशरीज के रिगार्डिंग कोई काम हो रहा है तो वो भी साइंटिफिक रिसर्च के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। And it this section 35 includes all kind of expenditure which is incurred for prosecution or provision of facilities for carrying out such scientific research. But
क्या चीज़ इंक्लूड नहीं है, कोई राइट्स आपने एक्वायर करने थे साइंटिफिक रिसर्च में, कोई पर्टिकुलर राइट्स एक्वायर किए हैं फॉर गेनिंग पर्टिकुलर नॉलेज, या कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर उसमें अमाउंट खर्च किया तो वो साइंटिफिक रिसर्च का पार्ट नहीं माना जाएगा। बट इंक्लूडेड क्या होगा, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च दैट लीड्स टू एक्सटेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस ऑफ अ पर्सन, वो साइंटिफिक रिसर्च किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो पर्टिकुलर पर्सन, वो एसएससी उस कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड करने में या बढ़ाने में, इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होती है, या कोई मेडिकल साइंसेस की वो साइंटिफिक रिसर्च है और जिसका एक अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है फॉर वेलफेयर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस, उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग, उनकी वर्क लाइफ कंडीशंस के रिगार्डिंग कोई ऐसे मेडिकल की रिसर्च की गई तो वो भी अलाउड है। हाँ, जो एक्सपेंसेस इनकर करेगा रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में एसएससी, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है बेसिकली। जो लॉ कहता है कि दो हिस्सों में उनको बांटा गया कि किस कैटेगरी में हम साइंटिफिक रिसर्च को क्वालिफाई कर सकते हैं। या तो वो पर्टिकुलर साइंटिफिक रिसर्च जो है, ही एसएससी इज कैरिंग दैट पर्टिकुलर रिसर्च बाय हिमसेल्फ, मेन इन हाउस, वो अपनी ही कंपनी में एक अलग लेबोरेटरी बनाकर एक अलग नया R&D डिपार्टमेंट बना के कंडक्ट कर रहा है, या ही इज प्रोवाइडिंग फंडिंग टू आउटसाइड एजेंसी। सो दो तरह से साइंटिफिक रिसर्च का जो अमाउंट है, जो पे किया जाएगा, जो खर्चा जाएगा, उसको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। या तो एसएससी ने उसको खुद इन हाउस कोई साइंटिफिक रिसर्च का प्रोजेक्ट लगाया, कोई इन्वेस्टमेंट की रिसर्च लेबोरेटरी में, या उसने कोई बाहर वाली जो फंडिंग कोई और एजेंसी है जो उस डोमेन में काम कर रही है उसको फंड कर दिया। ठीक है, सो इन दो कैटेगरीज के बारे में हम बात करेंगे। ये जो कंट्रीब्यूशन टू नेशनल लेबोरेटरी हो गया, कोई गवर्नमेंट एजेंसीज, बॉडी, यूनिवर्सिटी, ये सब इसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, प्रीवियसली पहले क्या था, अप टू असेसमेंट ईयर 18-19 वेटेड डिडक्शन अलाउड थी कि जितना अमाउंट पे किया उसका 150% तक डिडक्शन अलाउड होता था। बट अब जो है इस असेसमेंट ईयर 21-22 से अब सारी कैटेगरीज में, जितनी भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अगर आप एक्ट में पढ़ोगे तो या प्रोविजंस में पढ़ोगे, जहां पर 150% तक था या डिफरेंट केसेस में, सबको रिड्यूस करके एग्जैक्टली 100%, मतलब फुल अमाउंट जितना है बस उतना ही अलाउ किया गया है। अगर हम कंट्रीब्यूशन इसी साइंटिफिक रिसर्च की बात करें, जो सेक्शन 35 हम डील कर रहे हैं, तो हमने बात करी दो बेसिकली टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन हो सकती है, या तो वो हो गई कंट्रीब्यूशन इन हाउस, या वो होगी टू आउटसाइडर्स। ठीक है जी, यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं 2021-2022 ऑनवर्ड्स कितनी डिडक्शन अलाउड है। प्रीवियसली 150% तक एज आई टॉक्ड अलाउड थी। अगर इसके अंदर हम बात करें इन हाउस, इसमें क्या आ सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। उसके बारे में हम स्नैपशॉट में यहाँ पर बात करेंगे। कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस अगर प्रीवियस ईयर में फॉल किए गए हैं ड्यूरिंग 3 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग कमेंसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस एज वेल, पेमेंट और सैलरीज की गई एम्प्लॉयज़ को, कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, वो सारे का सारा। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फॉल करता है, कोई भी कैपिटल एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं, कोई एक्सपेंसेस विच आर लेड डाउन इक्वलेंटली 3 years प्रोसीडिंग द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस दैट आर डिडक्टेबल अलाउड। क्या क्या इंक्लूड होंगे उसमें, कोई एक्विजिशन प्लांट एंड मशीनरी के लिए किया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए, या व्हीकल की एक्विजिशन के केस में वो सारी चीज़ें की गई। अब वापस आते हैं हमारे इस कैटेगराइजेशन में। साइंटिफिक रिसर्च के केस में हमने दो सब कैटेगरीज की बात करी, इन हाउस रिसर्च और आउटसाइडर। ओवरऑल अगर हम बात करें, इसके अंदर हमने बात कर लिया रिसर्च, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, सेक्शन 35 सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 डील करता है इसको, और इसको डील करता है सेक्शन 35 सब सेक्शन 2। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में ही जितना भी वो अमाउंट किया जा रहा है, फुल अमाउंट जो है वो सारे का सारा डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। जबकि अगर हम इसी में तीसरा पॉइंट बात करें तो थर्ड पॉइंट इसी में है, एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस रिसर्च बेसिकली बाय स्पेसिफाइड कंपनीज, जिनको सेक्शन डील करता है 35(2)(ab). ठीक है,
जो भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी, कैरिड आउट इन हाउस रिसर्च, ऑल दोज रिसर्च मस्ट रिलेट टू असेसिस बिजनेस। मतलब जो इन हाउस रिसर्च हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर, चाहे वो इस कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में आती है सेक्शन 35(2)(a)(b) में बाय स्पेसिफाइड कंपनीज, इन तीनों के लिए इस जो कैरिड हाउस इन हाउस है, इनके लिए एक कंडीशन है कि दैट मस्ट रिलेट टू असेसिस बिजनेस। ठीक है जी। सो अमाउंट कितना है इसके केस में भी 100% तक अमाउंट है। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं जो कि है कैरिड आउट बाय आउटसाइड एजेंसीज। सो असेसी क्या कर रहा है, वो खुद कुछ नहीं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा, खुद नहीं उसने इन हाउस ब्रीडिंग कुछ करी, इन हाउस रिसर्च करी, वो सिर्फ फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है उन एजेंसीज को, किसी को अमाउंट अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। तो उस केस में ये जो पॉइंट है नीड नॉट रिलेट टू ओन बिजनेस। सो ये जो बाहर फंडिंग पर्सन प्रोवाइड कर रहा है और जिसके लिए क्लेम डिडक्शन मांग रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको उसके बिजनेस डोमेन से रिलेटेड हो। जो वो बिजनेस कर रहा है उसी फील्ड में ही वो डोनेशन उस साइंटिफिक रिसर्च के कॉज के लिए दे सकता है। वो किसी भी कॉज में दे सकता है, सोशल साइंस वो किसी भी यूनिवर्सिटी को दे सकता है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन को दे सकता है फॉर यूज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च दैट मे बी रिलेटेड और अनरिलेटेड टू हिज बिजनेस। ठीक है, सेक्शन 35(1)(2) ये सारे किस में फॉल कर रहे हैं, आउटसाइडर वाली कैटेगरी में 100%। सिमिलरली कोई भी इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, वो जो कि सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च में काम कर रहे हैं, सेक्शन 35(1)(3) उसके केस में भी 100%। यहाँ कोई नेशनल लेबोरेटरी है, नेशनल लेबोरेटरी इंक्लूड्स एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड द लाइक, जो उस कैटेगरी में पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में उस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। हालांकि अगर हम इसको बात करें तो इसमें बेसिकली वही आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूशन जो कि या तो सर्टिफाइड हैं बेसिकली इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी स्पेसिफाइड। सो कोई लेबोरेटरी, डेडिकेटेड लेबोरेटरी होगी, फॉर एग्जांपल साइंसेज लेबोरेटरी, कोई यूनिवर्सिटी है पब्लिक वो भी क्वालिफाई करेगी, कोई डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक एनआईटी हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोई साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वो सारे इसमें आ जाएंगे। यहाँ कोई और पर्टिकुलर ऐसे पर्सन जो नोटिफाई किया गया हो बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन, तो उस केस में भी 100% जो है डिडक्शन अलाउड की है। फाइनली, कंट्रीब्यूशन टू एनी इंडियन कंपनी हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज साइंटिफिक रिसर्च। सो उस केस में भी अगर कंट्रीब्यूशन हो रही है तो वो भी सारी की सारी अलाउड है एज अ पार्ट ऑफ दिस डिडक्शन अंडर द हेड साइंटिफिक रिसर्च। अब इसमें एक और हमने पॉइंट की बात करी है कि फॉर दी स्पेसिफाइड कंपनीज। ठीक है, इसमें हम एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो ये पॉइंट जो है ये स्पेसिफाइड कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी असेसिस को ही ये प्रोविजन अलाउड है। ये जो इन हाउस ब्रीडिंग में हमने बात करी, इन हाउस रिसर्च में ये जो डिडक्शन है ये वाली सेक्शन 35(2)(a)(b) के अंदर ये सिर्फ कंपनीज असेसी को ही अलाउड है। और ये कौन सी कंपनीज को अलाउड है, जो कि किसी भी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सर्टन थिंग्स में एंगेज हों, बट वो जो मैन्युफैक्चरिंग है एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, बट वो जो है 11th शेड्यूल में फॉल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब 11th शेड्यूल क्या बोलता है, 11th शेड्यूल में एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स है, तो वो जो आर्टिकल्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं हो, उसके अलावा कुछ भी हो। बेसिकली ये जो प्रोविज़न है ये बनाई गई थी फॉर प्रमोशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशंस, चिप्स एंड सो ऑन। तो धीरे धीरे उसमें से कुछ लिस्ट में मॉडिफिकेशन की गई। सो राइट नाउ अगर हम 11th शेड्यूल में अगर हम बात करें, वो आइटम्स इसके अंदर क्वालिफाई नहीं है, उसके अलावा कोई भी आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बायोटेक्नोलॉजी की या कोई और बिजनेस की या कोई भी और आर्टिकल, तो वो अगर उसमें कंट्रीब्यूशन दी जा रही है उस पर्टिकुलर अपने डिपार्टमेंट में, यूनिट में या उसमें रिसर्च कंडक्ट की जा रही है, तो वो एक्सपेंस जो है वो अलाउड है डिडक्शन के लिए। अब 11th शेड्यूल में कौन कौन सी आइटम्स हैं जो कि अलाउड नहीं है, बियर हो गई, वाइन हो गई, स्पिरिट्स हो गई, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, टूथपेस्ट, डेंटल क्रीम, एरिएटेड वाटर्स लाइक कोका कोला, पेप्सी, ऑल सम कन्फेक्शनरी आइटम्स, ग्रामोफोन्स हो गए, कोई और पर्टिकुलर प्रोजेक्टर्स बात हो गई, स्टील फर्नीचर हो गया, लेटेक्स हो गया, ऑफिस मशीन्स इक्विपमेंट्स हो गए, मतलब
all these types of items are being prescribed under section शेड्यूल 11. सो जो कि अलाउड नहीं है अगर इस सेक्शन में डिडक्शन क्लेम करनी है. ठीक है जी. सो ये है साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूशन का कॉम्पोजिशन, क्या क्या अलाउड है और कैसे कैसे अलाउड है. देन दिस वाज समथिंग दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट. सो इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 35A. नेक्स्ट है, वो किससे रिलेट करता था? ऑन एक्विजिशन ऑफ पेटेंट राइट्स. हालांकि अब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. देन अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर और नो हाउ, कोई नो हाउ पे एक्सपेंडिचर गेन करने पे खर्च किया है, तो उस केस में वो कौन कौन सा सेक्शन अलाउड था? उस केस में सेक्शन जो एप्लीकेबल था 35A भी अलाउड था, बट ये भी 2001-2002 असेसमेंट ईयर के बाद से एप्लीकेबल नहीं है, ये भी लागू नहीं है. देन अगर हम बात करें अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम सर्विसेज, ये सेक्शन 35ABA ऐड किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18. If you have gone through the last couple of years of trends in the telecommunication segment, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में, तो स्पेक्ट्रम फीस का इशू बहुत बड़ा बना था. जैसे स्पेक्ट्रम का स्कैम भी आया था कि कंपनी ने स्पेक्ट्रम लेने के लिए ब्राइब्स दी एंड सो ऑन. सो अगर किसी कंपनी के पास स्पेक्ट्रम है पर्टिकुलर 4G का है, 3G का है, 5G का है, 2G का है एंड सो ऑन, तो अगर उसका राइट जो है, उसको राइट ऑब्टेन करने के लिए टू यूज़ दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज कोई एक्सपेंडिचर खर्च किया गया है, तो वो भी सेक्शन 35ABA के अंदर अब अलाउड है. एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज बीइंग इनकर्ड. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर कौन सा? कैपिटल एक्सपेंडिचर इस हेड के अंदर बेसिकली अलाउड है. अगर हम बात करें तो इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कोई भी इनकर किया है एसएससी ने और एक्चुअली पे किया है ऑन एक्विजिशन ऑफ गेनिंग राइट फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज स्पेक्ट्रम, दैट शेल बी अलाउड एज ए डिडक्शन. बट वो डायरेक्टली अलाउड नहीं है. वो किस फॉर्म में अलाउड है? इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के फॉर्म में. ठीक है, एक साथ ही वन लमसम अमाउंट अलाउड नहीं है. इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के केस में अलाउड है कि जिस साल वो पे अप किया गया है उस साल से शुरू होकर और कब तक एंड होगा? जब तक अंटिल द यूजफुल लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, फुल लाइफ ऑफ स्पेक्ट्रम. सो तब तक हम सेग्रीगेशन में पार्ट्स में वो जो फीस हमने जो राइट ऑब्टेन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया उसको हम पार्ट्स में इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में कंज्यूम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35ABA. देन एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग एनी लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. यहाँ पर है ऑब्टेनिंग राइट टू यूज, यहाँ पर है टू फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस, नॉट राइट टू यूज स्पेक्ट्रम. कोई लाइसेंस लिया है फॉर ऑपरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, तो वो सेक्शन 35AAB के अंदर उसके केस में भी एक्सपेंडिचर अलाउड है. एक्सपेंडिचर कौन सा? अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर. सो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कोई खर्चा किया है लाइसेंस लेने के लिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें, कोई नई कंपनी आई उसने टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मोबाइल सर्विसेज, तो उसके केस में अगर कोई खर्चा कर रही है, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो वो जो है उसका डिडक्शन अलाउड है. कितना? अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन एक अलाउड होगा इन एवरी पर्टिकुलर ईयर ड्यूरिंग विच लाइसेंस हैज बीन इन फोर्स. मतलब लाइसेंस एक्टिव हो उस साल में एक अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट इज जो है उनको अवेलेबल होगा. अप्रोप्रिएट फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट क्या होगा? अवेलेबल क्या होगा? जो उनकी एक्चुअल पेमेंट है, जो उन्होंने एक्चुअल पेमेंट करी थी, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स for which the fees is paid. So वो अमाउंट जो है वो फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस अंडर दिस सेगमेंट और सेक्शन वो जो है अलाउड होगा एज अ डिडक्शन इन केस ऑफ दिस सेगमेंट. ठीक है जी. देन अगर हम बात करें तो और क्या अलाउड है? एलिजिबल प्रोजेक्ट्स और स्कीम के अंदर सेक्शन 35A के अंदर डिडक्शंस अलाउड होती थी, बट वो विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 ख़त्म कर दी गई हैं. देन कोई भी डिडक्शन है अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड ऑन सेटिंग अप ऑफ अ स्पेसिफाइड बिजनेस. अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस सेटअप करने में कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, सेक्शन 35AD, ये बहुत रेलिवेंट सेक्शन है, तो उस केस में वो भी एक्सपेंडिचर जो है वो अलाउड किया जाएगा.